हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैट्रिमोनियल केसेस से रिलेटेड आपको एक पूरा का पूरा वृत्तांत बताऊंगा, एक पूरा केस बताऊंगा जिसमें कि पूरा पैकेज आया और उस पैकेज को किस तरीके से डील किया गया और कैसे आपको डील करना है। आपको बहुत कुछ इस वीडियो से सीखने को मिलेगा। दोस्तों, रिसेंटली एक मामला हमारे पास आया जिस मामले में लड़की ने सबसे पहले एक कंप्लेंट महिला सेल में दी थी, महिला काउंसलिंग में दी थी, जिसमें अपने पति का, अपने सास ससुर का नाम लिखवाया था। उस दौरान वो जो फैमिली थी वो हमारे संपर्क में आई और उन्होंने हमसे बोला कि इसे पूरा आपको देखना है। बोला जैसे आप कहोगे वैसा हम करेंगे, हमारा अपना कुछ नहीं है, जैसा आपको सही लगे वैसे करना है, लेकिन इसको निपटाना है। तो अब स्टार्टिंग से शुरू करते हैं कि इस पूरे केस को हमने कैसे डील किया। महिला सेल में उनको बुलाया गया। पेरेंट्स हमारी सिटी के हैं और जो लड़का है वो फॉरेन में रहता है। अब आपको पता है कि महिला सेल में तो ये बोला जाता है सबके सब आ जाओ। अब लड़का तो था बाहर, तो उनको हमने सजेशन दिया आपको आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप आओगे भी तब भी काउंसलिंग के बाद एफआईआर होगी, तो आप रहने दीजिए। जो पेरेंट्स हैं उनकी तरफ से महिला सेल को एक मेल करवा दिया कि भैया हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, हम लोग सीनियर सिटीजन हैं, 70 साल की एज है, हम इन सब चीज़ों में अभी नहीं आ सकते। उन्होंने दूसरी डेट दी। दूसरी डेट पे भी हमने सेम मेल पेरेंट्स की तरफ से डलवा दिया। यानी इन शॉर्ट, ना तो काउंसलिंग में गए पेरेंट्स, ना गया लड़का। नो हैरेसमेंट। काउंसलिंग चलती रही और उसके बाद एक एफआईआर दर्ज हो गई। जब एफआईआर दर्ज हो गई, थाने से कॉल आया। उसके बाद भी सेम प्रोसेस, हमने कहा लड़के को हम नहीं बुलाएंगे। हमने क्या किया, एफआईआर की कॉपी निकाली, उसमें देखा सेम कंटेंट था, 3 लोगों के नाम थे और नॉर्मल धाराएं 498, 323, 504, 506, 3/4 डाउरी एक्ट। अब पेरेंट्स को लेकर के हम लोग थाने पहुंचे, वहां पूरी बात बताई कि भाई ऐसे 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 ऐसे। उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, 41A का नोटिस पेरेंट्स का रिसीव कराया और बात हो गई खत्म। अब रह गया लड़का। लड़के को जब इंडिया आना था, हमने थोड़ा टाइम ले लिया कि इस तारीख पे वो इंडिया आ रहा है, तो वो अपना 41A का नोटिस रिसीव कर देगा। तो जब लड़का इंडिया आया, उससे 41A का नोटिस रिसीव करा दिया और उसके बाद उसको वापस भेज दिया कि जाओ अपनी जिंदगी जियो, और पेरेंट्स उधर। यानी इस पूरी प्रोसेस में अब तक केवल एक बार पेरेंट्स और एक बार लड़का थाने आए, इसके अलावा नहीं। अब आप सोचिए, सारा का सारा हैरेसमेंट खत्म। यानी हैरेसमेंट क्या होता है, काउंसलिंग में 3 बार 4 बार 5 बार आपको बुलाया जाता है, फिर थानों के आपको चक्कर लगवाए जाते हैं। वो सारी चीज़ें खत्म हो गई और उसके बाद जो आईओ था उसने चार्जशीट फाइल कर दी। अब दोस्तों, इनिशियली जब एफआईआर दर्ज करी तो लड़की ने अपनी तरफ से हाईकोर्ट में केवियट भी फाइल कर दी थी। केवियट ये सोच करके फाइल कर दी थी कि ये लोग हाईकोर्ट आएंगे क्वेश्चन में स्टे के लिए, हम लोग गए नहीं। उसकी केवियट वहां पे बेकार हो गई। अब जब चार्जशीट आई, चार्जशीट आने में आपको पता है समय लगता है। इसके बीच बीच लड़की ने अपनी तरफ से एक डाइवोर्स का केस फाइल कर दिया, एक डीवी एक्ट का केस फाइल कर दिया और डीवी एक्ट में इंटरिम मेंटेनेंस की मांग करी। अब दोस्तों, जो डीवी वाला केस था उसमें इनिशियली ही कोर्ट ने क्या किया, पेरेंट्स के नाम हटा दिए, उनके नाम समनिंग करी ही नहीं कि भाई उन पे तो कोई एलिगेशन ही नहीं है और रहते भी अलग थे। आप अपने पति के साथ फॉरेन रहती थी और पेरेंट्स यहां रहते थे, तो उनको क्यों समन करना है। तो डीवी एक्ट में केवल और केवल पति को ही समन किया गया। अब लड़की इसके खिलाफ अपील में गई सेशन कोर्ट में। अब जब लड़की सेशन कोर्ट में जाती है तो सेशन कोर्ट में हम भी अपियर होते हैं और हम कहते हैं कि ठीक है, अगर ये ऐसा कह रहे हैं तो आप नीचे वाली फाइल मंगवा लीजिए। तो 2 से 3 डेट में नीचे वाली फाइल ऊपर कॉल हो गई। अब नीचे जो डीवी एक्ट की प्रोसीडिंग थी, जिसमें इंट्री मेंटेनेंस बंधना था और बाकी की चीज़ें होनी थी, वो स्टॉप हो गई, क्योंकि जो फाइल है वो आ गई ऊपर। अब जब तक वो मामला, वो अपील पूरी डिस्पोज्ड ऑफ नहीं होगी, तब तक डीवी एक्ट आगे नहीं बढ़ेगा। और उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं उसमें, उतना मैं गहराई में नहीं जाऊँगा। तो डीवी एक्ट आप ये कह सकते हैं एक तरह से स्टे पड़ा है। स्टे का डायरेक्ट ऑर्डर हमें नहीं मिला, जरूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि उससे पहले ही लोअर कोर्ट की जो फाइल थी वो ऊपर कॉल हो गई थी, तो ऑटोमेटिक स्टे हो गया। अब इस पूरी प्रोसेस में काफ़ी टाइम निकल चुका था। जो डाइवोर्स वाला केस था उसमें अब तक केवल और केवल लड़का लड़की की काउंसलिंग हुई है और उसमें हमने क्या किया, काउंसलिंग से जस्ट पहले एक एप्लीकेशन मूव करी कि लड़के की काउंसलिंग वीसी से करवाई जाए, क्योंकि वो फॉरेन में रहता है। कोर्ट ने उस एप्लीकेशन को अलाउ किया, लड़की उसमें आई और लड़का वीसी से कनेक्ट हुआ और इस प्रकार से काउंसलिंग हुई। तो तब से लेके अब तक साल भर हो गया है, केवल उस केस में काउंसलिंग ही हुई है और कुछ हुआ नहीं। डीवी एक्ट के केस में कुछ हुआ ही नहीं, जैसे मैंने आपको बताया। इंटरिम तो बहुत दूर की बात थी, अब तक हमारा एफिडेविट भी फाइल नहीं और फाइल अपील में कॉल हो रखी है। डीवी केस आपका स्टे पड़ा है। अब इतने समय के बाद, 5-7 महीने के बाद चार्जशीट भी आ गई। चार्जशीट आ गई। चार्जशीट आने के बाद हम लोगों ने क्या किया, हम हाईकोर्ट में गए और हाईकोर्ट में एक क्वेश्चन पिटीशन मूव करी अलॉन्ग विद स्टे पिटीशन। लड़की ने जो केवियट फाइल करी थी, चूंकि वो तो एक्सपायर हो चुकी थी, तो दैट्स वाई वहां से हमें एक्सपार्टी स्टे मिल गया 498A की प्रोसीडिंग पर। अब 498A की प्रोसीडिंग पूरे तरीके से कंप्लीटली रुक चुकी है।
हाई कोर्ट में वो पेंडिंग है, डीवी एक्ट पूरे तरह से स्टे पड़ा है, उसकी अपील पेंडिंग है, और डैवोस केस में कुछ हो नहीं रहा है। तो इन शॉर्ट अब आप ये देखो कि 2 केस तो ऐसे थे जो हैरेसमेंट करने के लिए जनरली डाले जाते हैं, डीवी एक्ट और 498, दोनों के दोनों स्टे पड़े। साल भर से लड़की को कोई रिलीफ नहीं मिला है, डैवोस केस में अब तक एक सिंगल स्टेप मूव नहीं हुआ है। और अब बताओ आप क्या करोगे? आपको समझाया जाता है इसीलिए कि आप शुरुआत में चीज़ों को सेटल कर लो। आप शुरुआत में बोलते हैं 60 लाख चाहिए, उसके बाद बोलते हैं 40 लाख चाहिए, और आप रीजनेबल बोलते ही नहीं। अगर आप रीजनेबल बोलोगे तो हो सकता है सामने वाली पार्टी स्टार्टिंग में ही चीज़ों को सॉर्ट आउट कर ले। अब कोर्ट से ले लो जो लेना है, कोर्ट से 3 साल 4 साल 5 साल 10 साल कितने भी लग सकते हैं। और अगर आपको कोर्ट से डाइवोर्स मिल भी गया ना तो हम उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, हाई कोर्ट से मिल भी गया ना हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे। आप अगले 10 से 12 साल में भी डाइवोर्स नहीं ले सकते, क्योंकि आपने डाइवोर्स डाला है तो आपकी इच्छा है कि आपको डाइवोर्स मिल जाए, आपको आगे मूव ऑन करना है। नहीं करने देंगे आपको मूव ऑन, आपकी पूरी लाइफ गुजर जाएगी, 45 साल की एज हो जाएगी, आगे नहीं बढ़ पाओगे, केस आपका पेंडिंग ही चलेगा। और ये सारी चीज़ें किसी एक पार्टी के लिए हैरेसमेंट नहीं होती, बल्कि दोनों पार्टी के लिए हैरेसमेंट होती हैं। और वो फ्रस्ट्रेशन अब सामने वाली पार्टी के चेहरे पर दिखने भी लगी है। शुरुआत में तो उन्हें लगा पता नहीं क्या उखाड़ लेंगे, बड़ा लॉयर कर लेते हैं, बात खत्म, कर लिया, हो गया। क्या नतीजा निकला? कोई भी है जो कोर्ट की प्रोसेस है ना, वो प्रोसेस तो प्रोसेस की तरह ही चलेगी, उसको शॉर्टकट करने का कोई तरीका है नहीं। तो अब शॉर्टकट करने का कोई तरीका नहीं, तो आपको सब कुछ चलाना पड़ेगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से बिना फ्रस्ट्रेट हुए अगर आप अपने केस को लड़ते हो, थोड़ा सा दिमाग लगाते हो और कूल रहते हो। इस केस में सबसे अच्छी बात बताऊं पता है क्या थी? सामने वाली पार्टी ने मुझे जरा भी परेशान नहीं किया, कभी ये नहीं कहा ऐसा नहीं ऐसा कर लो। स्टार्टिंग से पहले दिन से बोला सर आपके जो चार्जेज है बताइए और आपको जैसा करना है करिए, एक बार भी इंटरफेयर नहीं किया। और यही कारण है कि इस केस में सबसे ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिले हैं जितने केस अभी हाथ में चल रहे होंगे। क्योंकि हर एक केस में हम बोलेंगे कुछ, 10 जगह से राय लेगा आदमी, फिर बोलेगा ऐसा नहीं है ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं है ऐसा करेंगे, अपनी अड़ंगी अड़ाता है, जिसकी वजह से चीज़ें गड़बड़ होती हैं। कुछ रेयर केस ऐसे आते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, ऐसे कुछ और एग्जाम्पल्स भी हैं। तो ऐसे मामलों में जहां पर क्लाइंट हमको पूरी लिबर्टी दे देता है कि सब कुछ आपने करना है, हमारा दिमाग है ही नहीं, अब आपने चलाना है, जैसा करना है करो, वहां पर हमेशा रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें आपके साथ भी हैं। अब आप अपने केसेज को देख करके परेशान होंगे, फ्रस्ट्रेट होंगे तो दिक्कत होगी। और अगर वहीं थोड़ा सा समझ करके चीज़ों को इस प्रकार के स्टेज पर ला करके खड़ा कर देंगे कि सामने वाली पार्टी को समझ में नहीं आएगा कि मुझे करना क्या है, तो वो अपने आप ही सेटलमेंट पे आएंगे। तो तरीका है किसी भी चीज़ को डील करने का, सही तरीके से फॉलो करोगे रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।